बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज अबाउट वर्टिब्रेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। और वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज कंपैरिजन पढ़ेंगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स और एसोसिएटेड पार्ट्स का कि वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। As far as digestive tract of vertebrates is concerned, all vertebrates, they are having complete digestive tract which is known as tube-like digestive system with two distinctive openings, mouth and anus, और इसको हम गट ट्यूब जो है या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स जो सभी वर्टिब्रेट्स में नजर आ रहे होंगे वो क्या है? दे इंक्लूड ओरल कैविटी, बकल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus and cloaca with variations, anus or cloaca with variations in many groups of vertebrates. In addition, three important glandular systems are also associated. गट के साथ जो associated structures हैं जो vertebrates में नजर आ रहे हैं हमें, एक तो उनके salivary glands हैं बेटा. Second, they have associated glands such as liver, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, और उसके बाद पेंक्रियास, और जाहिर है पेंक्रियास की सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है वाया पेंक्रियाटिक डक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे कि उनमें क्या वेरिएशंस डेवलप हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एक्वायरिंग फूड, फीडिंग इन द यूनिवर्सल पास टाइम, तो जाहिर है ज्यादा उनका जो टाइम है इस पर्पस के लिए होता है कि वो एनर्जी गेन कर सके फॉर द मेटाबॉलिज्म एज वेल एज फॉर द रिप्रोडक्शन, और इस एनर्जी गेन करने के लिए जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट से फूड भी लें। और जितने भी वर्टिब्रेट के ग्रुप्स हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस तरह से डेवलप हुए हैं कि उनकी फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करके उससे मैक्सिमम एनर्जी इनटेक या मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट जो है वो लिया जा सके। The oral cavity, mouth, teeth, intestines and other major digestive structures, they usually reflect the way an animal gathers food, the type of food it eats and the way it digests the food. For example, herbivores animals अगर plant feeding है तो उनका digestive system plant material such as cellulose उसको digest करने के लिए specialized है। Carnivorous जो organisms हैं अगर वो मीट पे फीड कर रहे हैं तो उनके टीथ, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उनके एंजाइमेटिक सिक्रीशंस वो भी स्पेसिफिकली उनके फूड के अकॉर्डिंग डेवलप हुई हैं। तो ये जो एग्जांपल्स राइट साइड पे मेंशन थे प्रीवियस स्लाइड में भी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स में देख सकते हैं आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लेंथ कार्निवोर्स की निस्बत वेरी कर रही है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो सेलुलोज की डाइजेशन है उसके लिए जो रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुए हैं। तो वन बाय वन इन पार्ट्स के डिस्कशन हम कर रहे होंगे। जैसा कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा वर्टिब्रेट में उनकी टंग जो है उनकी डेवलपमेंट की। A tongue or tongue-like structure develop in the floor of the oral cavity in many vertebrates। और ये सिर्फ जो है वो बात करने के हवाले से, वॉइस प्रोडक्शन के हवाले से नहीं है, इसके दूसरे बहुत से फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है जो टेस्ट बड्स का होता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स की जो टंग है बड़ी रफ स्ट्रक्चर होती है जो फूड को सेपरेट करने में, फूड को जो है वो अलग करने में, या जो हाइड्स हैं उनसे मीट के पीसेस को अलग करने में हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को। फॉर एग्जांपल इन फिशेस अ लैम्प्रे दे हैव अ प्रोट्रूसिबल टंग। प्रोट्रूसिबल मींस इसको इजेक्ट आउट किया जा सकता है। ये राइट साइड पे जो है वो लैम्प्रे की डायग्राम शोन है, और इसकी जो टंग है इट इज प्रोट्रूसिबल, ये प्रोजेक्टाइल है। With horny teeth that rasp its prey's flesh, तो प्रे का जो फ्लैश है उसको सेपरेट करने में हेल्प करती है लैम्प्रे को। Fishes may have a primary tongue that bears teeth that help hold the prey. However, this type of tongue is not muscular।
कि उनमें जो है वो टीथ हो सकते हैं टंग के साथ एसोसिएटेड मसल्स की बजाय, और उन टीथ का फंक्शन क्या होगा, जो प्रे होल्ड करेंगे, प्रे को जो है वो वहां कैप्चर करने के लिए। इसी तरह बेटे अगर एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियन टंग शोन है राइट साइड पे ना, हमारी टंग ह्यूमन की अगर अपनी हम बात करें तो हमारी टंग बेस पे अटैच्ड है और फ्रंट साइड से फ्री है। इन केस ऑफ एम्फीबियंस उनकी टंग, फ्रॉग, टोड, इनकी जो टंग है बेटा फ्रंट साइड से अटैच होती है और बैक साइड से फ्री होती है। ये अपनी टंग को फ्लिप आउट करेंगे, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करते हैं, और फ्रंट साइड से वो अटैच रहती है, और टंग जब बाहर फ्लिप होती है तो उसके साथ इनका जो प्रे है सच एज इंसेक्ट्स वो अटैच होते हैं, तो उसको इनटेक कर लेंगे। फिर इट मींस कि इनकी जो टंग है वो प्री कैप्चर में इनको हेल्प कर रही होती है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। ये डायग्राम जो बी है इसी के हवाले से शो है। फिर बाकी टेट्रापोड्स में अगर बात करें, दे हैव डेवलप्ड मोबाइल टंग्स फॉर गैदरिंग फूड, जैसे मैंने एम्फीबियंस के हवाले से बात की। Frogs and salamanders and some lizards, they can rapidly project part of their tongue, as I mentioned, from the mouth to capture an insect. यहाँ पे जैसे शोन है जो है वो फूड कैप्चरिंग मैकेनिज्म, कि टंग को प्रोजेक्टाइल वे में दिखाया गया है, वो किसी भी फूड के साथ जो है वो अटैच होके या उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है। इन केसेस में टंग मोस्टली स्टिकी होती है ताकि प्रे बाइंडिंग, प्रे कैप्चरिंग में और ज्यादा आसानी हो। A woodpecker has a long, spiny tongue for gathering insects and grubs. Grubs बेटा larval forms होती हैं certain orders of insects की, such as beetles, coleoptera, या जो डिप्टेरन फ्लाइज हैं उनको हम grubs का नाम दे रहे होते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये वुडपेकर की टंग शोन है, ये भी एक इंसेक्ट को कैप्चर करते हुए दिखाया गया इसको। Ant and termite eating mammals, they also gather food with long sticky tongues. Mammals के अंदर भी ऐसे फीचर्स हो सकते हैं। Spiny papillae or spiny projections on the tongues of cats and other carnivorous animals, they help them to wrest flesh from a bone. एक bone से flesh को separate करने के लिए भी spiny tongue वो कुछ mammals के अंदर help करती है। तो ये बेटा tongue के अंदर मिलने वाली different adaptations हैं with respect to digestive structure of vertebrates. As far as teeth are concerned, तो teeth भी specialized होते हैं according to the food. Herbivores, for example, they are having flatter teeth क्योंकि उन्होंने grinding करनी होती है। Carnivorous animals, on the other hand, they are having pointed teeth, इसलिए कि उन्होंने basically आप कह लें कि tearing purpose में या flesh को कट करने के हवाले से उनका रोल ज्यादा होता है। That's why, with the exception of birds, turtles and large baleen whales, most vertebrates they have teeth. ये जो कुछ फिल्टर फीडर्स हैं या जो दूसरे उन्होंने ग्राइंडिंग के लिए अदर स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए सच एज बर्ड्स, उनमें टीथ एब्सेंट है, बाकी ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में टीथ हैं। ये पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना राइट साइड पे, ये जो हमारे पास एक स्केलेटन की फॉर्म्स नजर आ रही हैं दो, ये आपको ये अपर साइड पे जो पिक्चर शो है बेटा, इट्स द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ स्कल ऑफ अ स्नेक, और इसके अंदर जो टीथ है उनका कर्वेचर नोट कीजिएगा। टीथ दे आर कर्व्ड ऑन द बैक साइड, ये इसके टीथ बैक साइड पे कर्व्ड होते हैं। बर्ड्स लैक टीथ, उसकी वजह ये भी है कि बर्ड्स में तो टीथ मिसिंग होने की कि वो फ्लाइट के लिए उनकी एडेप्टेशंस हैं। टीथ आर स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन अपॉन वेदर एन एनिमल फीड्स ऑन प्लांट्स और एनिमल, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्नेक की टीथ जो है वो बैकवर्ड क्यों स्लोप होते हैं, टू हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ प्रे व्हाइल स्वेलिंग, कि स्प्रे को उसको रिटेन किया जा सके while swelling. And the canine teeth of wolves, they are specialized for rasping or for ripping, cutting, tearing food. तो ये wolves की canine stone है इधर, large canine structures. अक्सर ना सिर्फ wolves में बल्कि ज्यादातर carnivorous structure में ये teeth इसी तरह से develop हुए हैं बेटा। Herbivores on the other hand, such as deer, they have predominantly grinding teeth. जितने भी herbivores हैं उनमें मेन टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो ग्राइंडिंग के हवाले से कि वो ग्राइंड कर सके फूड को, फ्लैट टीथ डेवलप होते हैं उनके अंदर। ये चार्ली जो फिगर यहाँ पे शोन है बेटे स्कल के हवाले से, इट्स द डायग्राम ऑफ डियर स्कल, तो उसके जो है वो ये फ्लैटर टीथ दिखाए हुए हैं। इनके फ्रंट टीथ और ये जो इंसाइजर हैं
इंसाइजर्स और जो मोलर्स हैं उनके दरमियान आपको एक यूजुअली गैप नजर आ रहा होता है अक्सर हर्बीवोरस एनिमल्स में। दिस गैप इज ड्यू टू मिसिंग कैनाइंस, क्योंकि कैनाइंस मिसिंग होती हैं हर्बीवोर्स में यूजुअली, दैट्स व्हाई गैप रह जाता है। दैट गैप इज नाउन एज डायस्टीमा। And you know, the front teeth of beaver, they are used for chiseling trees and branches. ये जो डायग्राम डेल्टा शोन है इधर, इट्स बीवर, इसके जो फ्रंट टीथ है उनका जिक्र हो रहा है कि ब्रांचेस को कट करने के लिए या उनको जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। Elephant has two of its upper front teeth specialized as weapons and for moving objects. जो एलिफेंट के टस्क्स हैं, ये डायग्राम जो ई है, आपको पता है एलिफेंट के जो अपर फ्रंट टीथ हैं वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टस्क। ये टस्क है एलिफेंट की। तो एलिफेंट के टीथ इस तरह से शोन है, वो क्या काम करेंगे, एक वेपन्स के तौर पे बिहेव करेंगे, डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी हैं। इसके साथ साथ बेटा ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में भी एलिफेंट्स को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। Human pigs and bears, raccoons, and a few other mammals, they are omnivorous. They have teeth that can perform a number of tasks, intermediated. इनमें जो स्पेशलाइजेशन है, फ्लैटर टीथ भी हैं, पॉइंटेड टीथ भी है, और रिपिंग, टीयरिंग, चाइजरिंग, उसके लिए भी टीथ जो है वो इनमें मौजूद हैं। ये लास्ट जो स्कल शोन है विद द टीथ, ये ह्यूमन स्कल जो है उसको यहाँ पे शो किया गया बेटा। So that was different adaptations with reference to structures of teeth. इसके साथ अगर बेटा हम बात करें salivary glands की, the associated glands which are present with oral cavity, वो भी एनिमल्स में इसलिए डेवलप हुए हैं कि डाइजेशन में असिस्ट कर सके। मोस्ट फिशेस, अगर फिशेस की हम बात करें, दे लैक salivary glands in the head region. Lampreys वो एक एक्सेप्शन है because they have a pair of glands that secrete an anticoagulant needed to keep their prey's blood flowing as they feed. जब वो ब्लड पे फीड कर रहे होंगे तो एंटीकोगुलेंट सिक्रीशन करते हैं। अक्सर ब्लड फीडिंग पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में salivary glands एंटीकोगुलेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, as is the case in lamprey. Modified salivary glands of some snakes में salivary gland modify होकर क्या बनाते हैं, poisons, venom that is injected through fangs to immobilize their prey. ये हमने जो है वो वर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर्स में आपने सेकंड सेमेस्टर में इसको डिस्कस किया था। फैंग्स जो है उसके मॉडिफाइड, बिकॉज द सिक्रीशन ऑफ ओरल डाइजेस्टिव एंजाइम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, salivary glands they are absent in case of amphibians or reptiles. Most birds lack salivary glands while all mammals they have them. ज्यादातर बर्ड्स में salivary gland मिसिंग होंगे क्योंकि उनके नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक के पोर्शन में ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जहां पर डाइजेशन को कंप्लीट किया जा सकेगा या डाइजेशन असिस्ट की जा सकेगी। इस राइट पिक्चर में एक मैमेलियन salivary glands के पेयर शोन है, प्रोबेबली इन केस ऑफ डॉग, कि वो saliva oral कैविटी में डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी 3 पेयर्स ऑफ salivary glands मौजूद होते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, पैरोटिड, मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 पेयर्स है, 6 ओवरऑल, और इनका काम मेनली अमाइलेज एंजाइम की प्रोडक्शन है, साथ साथ म्यूकस और कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, उनकी डाइजेशन में असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे आर एसोफेगाई और एसोफेगस। इट्स अ शॉर्ट gland, it's a short duct in fishes and amphibians, but much longer in amniotes due to their longer necks. Amniotes आपने पढ़ा हुआ है क्या होते हैं? Those animals which are having amniotic membranes around their embryo, such as reptiles, birds, and amphibians, they are known as amniotes. जबकि reptile, birds, and mammals, जबकि amphibians और fishes without amniotic membrane होते हैं। Amphibians and fishes they are anamniotes without amniotic membrane. जो green और seed eating birds है, they have a crop that develops from the caudal portion, tail portion of the esophagus. Esophagus का जो hind portion है, देखिए birds में ये expanded form में crop की form में नजर आता है, temporary storage of food के लिए। Storing food in the crop ensures almost continuous supply of food to the stomach and intestine for digestion.
और जिसकी वजह से इनमें डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल होती है कि क्रॉप में फूड स्टोर कर लेंगे एक दफा और बाद में पैलेट बाय पैलेट, पार्ट बाय पार्ट उसको स्टमक तक सप्लाई जाएगी. This structure allows these birds to reduce the frequency of feeding and still maintain a high metabolic rate. कि एक दफा अगर ये फीड कर लेते हैं तो बाद में डिसकंटिन्यूटी या ऐसे पीरियड जिसमें ये फीड नहीं कर रहे होंगे उसके दौरान भी इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फूड इसी क्रॉप की वजह से अवेलेबल होगी. As far as stomachs are concerned, they have developed a wide range of variety in different groups of vertebrates such as fishes, toad, mammals, reptiles. ये डिफरेंट एनिमल्स के हवाले से हॉक, इसके अलावा जो है डिफरेंट मैमल्स, कैमलियन, इग्वाना, इनकी डिफरेंट स्टमक की जो शेप है यहाँ पे शोन है. The stomach is an ancestral vertebrate structure that evolved as vertebrate began to feed on larger organisms that were caught at less frequent intervals and required storage. Stomach storage of food, mixing of food, partial digestion of food, as well as a little bit of absorption, such as some salts as well as some minerals they are absorbed here. तो main function तो इसका होता है कि storage as well as partial digestion. Some zoologists believe that the gastric glands and their production of hydrochloric acid over here evolved in the context of killing bacteria and helping in preservation of food. कि हमारे पास ये जो स्टमक के अंदर HCl की सिक्रीशन है, ये इसकी ना सिर्फ एंटीसेप्टिक नेचर है, इसकी बैक्टीरिया को किल करती है, बल्कि इससे वो एनिमल्स जिन्होंने लॉन्गर टर्म के लिए फूड को यहाँ पे स्टमक में स्टोर करना होता है उसमें असिस्ट करती है और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प करेगी. द एंजाइम पेप्सिनोजन may have evolved later because the stomach is not essential for digestion. कि स्टमक के अंदर इसकी डाइजेशन एक पार्शियल फंक्शन है. पेप्सिन बाद में डेवलप हुआ. मेन डाइजेशन बेसिकली इंटेस्टाइन के पोर्शन में होती है. तो ये जो पेप्सिनोजन या पेप्सिन का इवॉल्व होना है, ये एक लेटर स्टेप कंसीडर किया जाता है as far as HCl is concerned, because स्टमक के बगैर भी डाइजेशन पॉसिबल है in many examples. तो इस हवाले से ये स्टमक की वेरिएशन वर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस की गई है. As far as gizzards are concerned, some fishes, some reptiles such as crocodiles and all birds, they have a gizzard for grinding of food. Gizzard एक structure develop हुई जिसे हम grinding purpose के लिए consider करते हैं. ये है जी gizzard. The bird's gizzard developed from the posterior part of the stomach called ventriculus. Stomach का जो posterior part था उसी की एक projection है. और कुछ बर्ड्स के अंदर यहाँ पे पेबल्स या स्मॉलर स्टोन्स वो जो स्वेलो किए जाते हैं उनको रिटेन किया जाता है इधर, ताकि वो स्टोन क्रशिंग या ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान बर्ड्स को हेल्प करे. पेबल्स और ग्रिट दैट हैव बीन स्वेलोड आर ऑफन रिटेन्ड इन द गिजर्ड ऑफ ग्रेन ईटिंग बर्ड्स एंड दे फैसिलिटेट द ग्राइंडिंग प्रोसेस. जो पेबल्स होंगी, ग्रिट्स होंगी, वो इनको ग्राइंडिंग करने में या इनको फूड को डाइजेस्ट करने में अल्टीमेटली असिस्ट करेंगी, हेल्प करेंगी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इज rumen. Another storage part in ruminant mammals, herbivorous mammals, जो rumination करते हैं, regurgitation प्रोसेस करते हैं कि एक वक्त में ज्यादा फूड इनगल्फ कर लेते हैं और उसको रीमन में रिटेन करने के बाद दोबारा से बाद में वन बाय वन जो है डाइजेशन उसकी करेंगे. Ruminant mammals that chew their cud, such as cow, sheep and deer, जो जुगाली करते हैं, regurgitate करते हैं फूड को, कि आराम से बैठे होते हैं तो फूड को दोबारा से रीच्यू कर रहे होते हैं. This shows some of the most unusual modifications of the stomach. इस हैबिट का फायदा क्या होता है? इस हैबिट का फायदा कि जब ये सोशली एक ग्रुप के अंदर फीड कर रहे होते हैं तो उस वक्त बगैर च्यू किए, बगैर चबाए फूड को ज्यादा से ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं, और फिर जब आराम से जब जाके इवनिंग टाइम पे जब रेस्टिंग पीरियड में इनका बैठेंगे तो फिर उस फूड को रीच्यू कर रहे होते हैं, रीगर्जिटेट कर रहे होते हैं. दिस मेथड ऑफ डाइजेशन इवॉल्व्ड इन एनिमल्स दैट नीड टू ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड relatively quickly but can chew
the food at a more comfortable और safer location. कि पहले फूड इनटेक कर लेते हैं, उसको च्यू करने में या चबाने में ज़ाहिर है फिर किसी सेफर प्लेस का इंतजार करेंगे. इससे दो फायदे हुए. एक तो फूड ज्यादा ले लेंगे, दूसरा थोड़ा टाइम लगेगा और प्रीडेटर से ये बच सकेंगे. अगर उस सेफर प्लेस पे नहीं है जहां पे फूड ले रहे हैं या ग्रेजिंग कर रहे हैं एनिमल्स, ग्रेजर्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, तो प्रीडेटर से बचने में भी इनको हेल्प मिलेगी इस चीज से. More important though, the ruminant stomach provides an opportunity for large numbers of microbes to digest the cellulose walls of grass and other vegetation. इनके अंदर बहुत से बैक्टीरिया इस चैम्बर में र्यूमन में रिटेन्ड होते हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करेंगे. एक्चुअली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेलुलेज एंजाइम चाहिए वो मैमल्स में इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि हर्बीवोरस मैमल्स दे रिटेन सर्टेन बैक्टीरिया which produce cellulase enzyme. तो cellulase enzyme फिर सेलुलोज की डाइजेशन में असिस्ट करेगा इस चैम्बर के अंदर भी और इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी. In ruminants, the upper portion of the stomach expands to form a large pouch. ये हमारे पास यहाँ पे ruminants के अंदर एक तो ये वाला पोर्शन शोन है pouch like, that is reticulum, और एक ये expanded pouch है जिसको हम नाम दे रहे हैं rumen. दो पोर्शंस इनके जो है वो शोन है, the rumen, the large pouch, and the smaller portion, the reticulum. The lower portion of the stomach consists of a small antechamber, that omasum. ये लोअर पोर्शन है हमारे पास, एक ये एंटीचैम्बर, इसको नाम देते हैं ओमेसम. जबकि विद अ ट्रू स्टमक इज और एबोमेसम बिहाइंड इट. ये जो एबोमेसम है लास्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बैक साइड पे जो शोन है, इट इज देयर ट्रू स्ट्रक्चर और ट्रू स्टमक. ये हमारे पास कहलाता है एबोमेसम, देयर ट्रू स्टमक. इसको याद रखिएगा विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज, इसको पूछा जा सकता है मेरे बच्चे. फूड फर्स्ट एंटर्स द rumen where it encounters the microorganisms. rumen सबसे पहले जब वो इनटेक करेगी फूड को एसोफेगस के थ्रू, सबसे पहले फूड एंटर होगा rumen में, aided by copious fluid secretion. sufficient fluid जो है वो इसमें ऐड हो रहा होता है, बॉडी हीट यहाँ पे इसको असिस्ट करेगी, churning होगी rumen में, microbial action होगा that will partially digest the food and reduce it to a pulpy mass. कि यहाँ पे वो एक फूड pulpy mass के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा. Later on, the pulpy mass moves into the reticulum. ये मूव कर जाएगा रेटिकुलम में, which mouthfuls are regurgitated as curd. ये जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम से पोर्शन, इसको दोबारा से गर्जिटेट किया जा सकता है जब ये फिल हो जाती है, रीगर्जिटेशन इसकी हो सकती है. और रुमिनेंट्स इसी चैम्बर से जो फूड को लेकर रीगर्जिटेट कर रहे होंगे, दोबारा से उसको च्यू कर रहे होंगे. ये भी एक शीप के अंदर इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शोन है, एसोफेगस, रेटिकुलम का पार्ट. या देखिए एसोफेगस से फूड जो है वो र्यूमन के अंदर आ रही है, र्यूमन से जब बल्कि यहाँ पे शोन है र्यूमन से जब वापस जाती है फूड, ये देखिए रेड एरोज जो शोन है, तो फिर रेटिकुलम और रेटिकुलम से दोबारा जो इसका पाथवे है उसको रीगर्जिटेट करने के बाद वापस ब्लू एरोज शो कर रहे हैं किसी पाथवे से पहुंच जाएंगे. और ब्लू एरोज एसोफेगस, फिर इसके बाद एसोफेगस के बाद अगर आप देखें ओमेसम, ओमेसम से फिर एबोमेसम. यानी पहले फूड रीमन में स्टोर हुई, फिर स्टोरेज के बाद वापस आप देख रहे हैं इधर से रेड एरोज, ये वापस पहुंची इसी पाथवे के थ्रू रीगर्जिटेशन के लिए. और रेड एरोज जो वापस आ रहे हैं टुवर्ड्स स्टमक, ये शो कर रहे हैं कि फूड जो है वो इस तरफ से वापस भी आ रही होती है कुछ ना कुछ साथ साथ, रीगर्जिटेशन के बाद भी रीगर्जिटेट की जा सकती है. रीमन के अंदर फर्स्ट टाइम रेड एरोज, और ये जो ब्लू एरोज है ये आफ्टर रीगर्जिटेशन. जब रीगर्जिटेशन के बाद फूड आ रही है तो उसका पाथवे चेक कीजिए, ओमेसम, देन ट्रू स्टमक, और फिर पाइलोरिक पार्ट से होके इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से ऑनवर्ड फिर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट आउट कर दी जाएगी, उसकी डाइजेशन हो जाएगी. तो ये हमारे पास एक हर्बीवोरस मैमल्स में स्ट्रक्चर शोन है. At this time, food is thoroughly chewed for the first time. When re-swallowed, the food enters the rumen, where it becomes more liquid in consistency. When it is very liquid, the digested food material flows out of the reticulum and into the omasum, and then the glandular region, the abomasum.
Here the digestive enzymes are first encountered and digestion continues. ये हमने पहले भी पाथवे डिस्कस किया, यहाँ पे भी ये पाथवे शोन है कि लार्ज एनिमल्स के अंदर जो है वो ये एबोमेसम, रेटिकुलम, एमेसम, रीमन के पास हैं, और फूड जो एंटर होगा पहले लार्जर चैम्बर रीमन में, जब इसको रीगर्जिटेट करके लाया जाता है तो रीगर्जिटेशन के बाद ये जब री एंटर होगा फूड, यहाँ से वापस आएगा रीगर्जिटेशन के बाद, तो फिर ये रेटिकुलम से ओमेसम, फिर एबोमेसम, और एबोमेसम से फिर इनके इंटेस्टाइन के थ्रू ये फर्दर प्रोसेस होगा और फर्दर पास आउट होगा इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. सो इट वाज अबाउट रीमन. फिर रीमन के अलावा अगर हम बात करें तो सीका, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर. पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को वैसे हम सीकम भी जो है वो नाम दे रहे होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक द फूड of ruminants before gastric digestion, but in typical non-ruminant herbivores, microbial action on cellulose occurs after digestion. Rabbits, horses, and rats, they digest cellulose by maintaining a population of microbes in their usually large cecum, the blind pouch that extends from their colon. तो ये rabbits में, horses में और rats के अंदर है कि cecum के अंदर ज्यादा देर जो है वो microbes की रिटेंशन की वजह से फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये रैबिट की एक सीकम का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो है, एक्सटेंसिव सीकम ऑफ नॉन रूमिनेंट हेर्बिवोर्स जिनमें रूमेन डेवलप नहीं हुई, सच एज रैबिट. द सीकम कंटेन्स माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम सेलुलेज. अब यहाँ पे भी सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूसर होगा सीकम के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया के जो है वो हवाले से, बल्कि ये सीकम का पोर्शन शोन है यहाँ पे कि इस सीकम के पार्ट में माइक्रोबियल डाइजेशन जो है उसको असिस्ट करेंगे ये ऑर्गेनिजम्स, जबकि दूसरे जो इससे पहला ग्रुप था रीमिनेंट्स, उसमें रीमन के अंदर ये फंक्शन हो रहा था. Adding to this efficiency, a few non-ruminant herbivores such as mice and rabbits, they eat some of their own feces, ताकि उसमें जो feces में कोई retained, कोई जो undigested food रह गया है, कोई ऐसा food, vitamins वगैरह, उसको ये दोबारा से digestive tract में ले जाते हैं ताकि उसमें से vitamins या थोड़ी बहुत जो एनर्जी है उसको regain कर सके. Livers and gallbladders, they are important structures, important associated glands of digestive tract in different groups of vertebrates. For example, gallbladder है बेटे, आपको पता है ये liver के साथ ही associated structure होता है और इसका काम basically bile storage है. Bile is the non-enzymatic secretion of liver. ये देखिए, ये हमारे पास liver का structure shown है in case of an amphibian, और इसके साथ ही gallbladder. Bile is the fluid containing bile salts and bile pigments. इसमें bile salts और bile pigments मौजूद होते हैं. And bile salts, they play an important role in digestion of fats, although they are not digestive enzymes. They emulsify dietary fat, breaking into small globules, emulsification, and then on the surface of which the fat digesting enzyme lipase can act. दरअसल ये खुद लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, या यहाँ पे लिपिड सिक्रीशन या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि होगा क्या कि जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स है, इसको स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए बाइल के जो सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स, उनका एक्शन होगा. और इससे क्या होता है, जो लाइपेज पैंक्रियास से या अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होगा, वो फिर आसानी से इन पोर्शंस पे या स्मॉलर ड्रॉपलेट्स पे एक्शन कर सकेगा. सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन विल इंक्रीज. सो दे emulsify dietary fats breaking into smaller globules or smaller droplets. इस प्रोसेस को हम कहते हैं emulsification. And bile pigments which are result of phagocytosis of red blood cells, वो red blood cells की phagocytosis के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे. Liver and gallbladder is the last portion, then pancreas, intestines, they'll be discussed in the next lecture inshallah. Liver, gallbladders, pancreata, intestines, their modifications. अभी ये टाइम 2-4 मिनट है, अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछ लीजिए. जी ला रहा है बेटा, पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम.